प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, परिवारवाद की फैक्ट्री पर लगा दो अलीगढ़ का ताला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के संकल्प पत्र पर फिर बोला हमला। कहा, माताओं बहनों के मंगलसूत्र को भी छीनकर बांटने की नीति बनाने की राह पर है कांग्रेस। लोकसभा के दूसरे और बाकी के चरणों के लिए बीजेपी दिग्गजों का प्रचार जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में की जनसभा, तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में चुनावी रैलियों को किया संबोधित। वहीं चुनाव परिणाम से पहले खुला भाजपा का खाता। सूरत में भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीते। विपक्षी दलों ने अपने चुनावी प्रचार को दी धार। शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में, महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में प्रचार कर लोगों से मांगा समर्थन। वहीं समाजवादी पार्टी ने एक और सूची जारी कर कन्नौज की सीट से तेज प्रताप को बनाया उम्मीदवार। तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह। कार्यकर्ताओं ने कन्हैया और उदित राज को बताया बाहरी प्रत्याशी। कर्नाटक में चरमराई कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। मृतका नेहा हिरेमठ के पिता और कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ ने अपने ही सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कर्नाटक के बेलगावी में एक हिंदू महिला को ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करने का मामला आया सामने। ममता सरकार को बड़ा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती को किया रद्द। सभी शिक्षकों को वेतन वापस करने का निर्देश। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका। वीडियो कॉल पर डॉक्टर से परामर्श की नहीं मिली इजाजत। कोर्ट ने कहा, अगर जेल में विशेष मेडिकल परामर्श की जरूरत होती है तो तिहाड़ जेल अधिकारी एम्स के डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड कर सकते हैं गठित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर तैनात सशस्त्र बल के जवानों से की मुलाकात। सैनिकों का बढ़ाया हौसला। कहा, दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तथा भारतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और गायिका उषा उथुप को पद्म भूषण से सम्मानित। विंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत प्रदान किया गया पद्म विभूषण। और भारत के डी गुकेश ने जीता कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट। 17 वर्षीय गुकेश इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। अब विश्व खिताब के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लेरेल ने को देंगे चुनौती। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। कहा, कैंडिडेट का खिताब जीतने पर भारत को गर्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वाले निराशा में डूबे हैं। सत्ता और परिवार के लालच में वे देश का भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए है। वो एफडी, मकान और यहां तक कि माताओं बहनों के मंगलसूत्र को भी छीनकर बांटने की नीति बनाने की राह पर है। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है।
ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने देश के लोगों को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है। आज तक इन्होंने अपनी अकूट संपत्ति से देश के किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। अब इनकी नजर देश के लोगों की संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। और वहीं दो शहजादों के परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति पर ताला लगाने के लिए प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ की जनता का धन्यवाद दिया। उन्होंने सपा सरकार में दंगे, हत्या और गैंग वॉर को ट्रेडमार्क बताया। वहीं उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने की उपलब्धियां भी गिनवाई। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमानदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। साथियों, इसी क्षेत्र में 3 तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। और सिर्फ बेटियों का नहीं, और 3 तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। एक तरफ तो पहले चरण का मतदान हो चुका है, तो वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। जैसे जैसे दूसरे चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार को धार दी। कांकेर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और आने वाले 25 वर्षों का एजेंडा भी है। वहीं कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने देश पर शासन किया, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कुछ भी नहीं किया। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी छत्तीसगढ़ में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सत्ता में इतने साल रहने के बावजूद कांग्रेस ने देश में सिर्फ एक ही परिवार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मुकाम पर पहुंचा दिया। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, 4 पीढ़ी ने शासन किया। राहुल बाबा, 4 पीढ़ी ने, मुझे बताओ मेरे छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए क्या किया? तरफ तो मोदी जी के नेतृत्व में विकास ही विकास है
दूसरी ओर इंडी अलायंस, ये घमंडिया अलायंस, ये दो बातों का अलायंस है। एक, परिवारवाद बचाओ, दूसरा, भ्रष्टाचारियों को बचाओ। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कई जगहों पर जाकर प्रचार किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार एक ओर अयोध्या धाम में श्री राम लला के दर्शन भी करवा रही है, तो दूसरी ओर माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है भी करवा रही है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी प्रदेश में चुनावी अभियान के दौरान कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा बड़े मार्जिन से जीत रही है। देखो, अयोध्या में रामलला का भी दर्शन करवा रहे हैं, तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। दोनों काम एक साथ चल रहा है और ये जो अद्भुत संजोग है इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति, अपने विचार के लिए काम करती है, अंत्योदय के लिए काम करती है। हमारे जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है हम उसके लिए काम करते हैं। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भाजपा प्रत्याशियों के लिए जगह जगह जाकर वोट देने की अपील की। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी एनडीए प्रत्याशियों के लिए रोड शो और चुनावी रैलियां की। वहीं तमिलनाडु के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने दक्षिण बेंगलुरु संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के लिए चुनाव प्रचार किया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं दूसरे चरण के साथ ही अन्य चरणों के लिए विपक्षी पार्टियां धुआंधार प्रचार उनका जारी है। और एक तरफ तो कांग्रेस के शशि थरूर ने प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठाए, तो वहीं कश्मीर के अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए संसद में आवाज उठाने की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव के दूसरे और अन्य चरणों का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। इसके साथ साथ ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान शशि थरूर अपने समर्थकों के साथ नृत्य करते भी नजर आए। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं, लोग गरीबों की सरकार चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं। लोग चाह रहे हैं कि बदलाव, लोग चाह रहे हैं कि गरीबों की राज है, लोग चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिले, लोग चाह रहे हैं कि जो कीमतें बढ़ी है वो घटी। तो ये सब जनता का है, जनता जो चाह रही है वो हो रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि चुनाव पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के लिए संसद में आवाज उठाने की लड़ाई है। तो वहीं शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। वहीं विभिन्न धर्मों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने श्रीनगर लोकसभा सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत का भरोसा जताया। ये पीडीपी और एनसी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त मुश्किलात है, मामलात है, जो घुटन है, जो हमारी जमीन, हमारी नौकरियों, हमारी बिजली, हर चीज पे कब्जा किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की बात है पार्लियामेंट में। मौजूदा जो हालात है, जो फिरकापरस्ती ताकत है, जो यहाँ पे लोगों को लड़वाने की बात कर रहे हैं, अफसोस होता है मुझे कि यहाँ ऐसी ऐसी तकरीरें होती हैं, हो रही हैं बाकी मुल्क में, जिससे कि मजहब के बीच में एक तनाव और एक झगड़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैंने 2 साल पहले उसको चुना था कि शहर में अच्छा पढ़ा लिखा और अच्छे घर का, अच्छी बोलचाल, जैसे हमारी इनकी बोलचाल है, सलीम परे साहब की, वेल बिहेव्ड है, उसको किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि श्रीनगर शहर के लोग उसे पसंद करें। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। इसमें अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपने परिवार के सदस्य तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है, जबकि बलिया से सनातन पांडे को मैदान में उतारा है।
कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 38 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की है। आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस ने इससे पहले विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। आंध्र प्रदेश में कुल 175 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह पार्टी को सता रही है। दिल्ली की उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से पार्टी ने उदित राज और उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा उदित राज और कन्हैया कुमार को टिकट देने से नाराज हो गया है। सोमवार को कांग्रेस दफ्तर पर असंतुष्टों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस दफ्तर के नीचे पार्टी प्रत्याशी उदित राज और कन्हैया कुमार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीजू जनता दल ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 7वीं सूची की घोषणा की है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बताया कि हरसिमरत कौर बादल भटिंडा से, मोहिंदर सिंह केपी जालंधर, रणजीत सिंह ढिल्लों लुधियाना, सोहन सिंह ठंडल होशियारपुर से चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तभी तो वो सीएए, 3 नए आपराधिक कानून और अन्य कानून वापस ले पाएगी, जो होना ही नहीं है। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी कांग्रेस पहले चरण में अपना सुपड़ा साफ होते देख बौखला गई है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी समुदाय के लोगों का अहित करने पर कांग्रेस आमादा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नए कानूनों से 3 साल के अंदर न्याय मिलने से समस्या है। देश की जनता 2014 और 2019 की ही तरह पहले से भी अधिक ताकत के साथ 2024 के चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने वाली है। और लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आने हैं, लेकिन इससे पहले ही भाजपा ने एक सीट जीत ली है। वोटिंग से पहले ही इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। सूरत में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन चुनाव आयोग ने कमियों की वजह से रद्द कर दिया था। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का फॉर्म रद्द होने के बाद कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से निर्दलीय समेत 7 उम्मीदवारों ने अपना फॉर्म वापस ले लिया, जिसके बाद भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल ने निर्विरोध जीत दर्ज की। इस बीच मुकेश दलाल ने निर्विरोध चुने जाने के बाद अपना विजय प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 में सूरत देश की पहली निर्विरोध सीट बन गई है। सूरत लोकसभा में आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है, तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है। आज मुझे जो निर्विवादित विजय घोषित किया गया है वो इंडिकेट कर रहा है कि पूरे भारत देश में मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है वो दिशा में पहला कदम है। और लोकसभा चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा छाया हुआ है। भाजपा प्रवक्ता तेजेंद्र सिंह बग्गा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल एक समारोह में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुंबई में मुकेश अंबानी का घर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है, यदि वहां उनकी सरकार बनती है तो वो इसे तोड़वा देंगे। मुंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं है? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देगी। और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को उनके घोषणा पत्र पर बहस करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र पाकिस्तान के लोगों के लिए है, भारत के लिए नहीं। Congress party's manifesto has been prepared in a way that they win election in Pakistan. The manifesto is more for the people of Pakistan, less for the people of India. The Congress party has done a manifesto which will snatch resources from the common people and
Congress will destroy the economy of this country. So we have interpreted the Congress manifesto in the most right way, correct way. And I will challenge them to come for a public debate to show that this manifesto is nothing but appeasement. और त्रिपुरा पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होने वाला है। मतदान के लिए सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। हमारी संवाददाता दीपिका महतो ने चुनाव आयोग त्रिपुरा के सीईओ पुनीत अग्रवाल से विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने त्रिपुरा में चुनाव आयोग के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। त्रिपुरा में फर्स्ट फेज की पोलिंग 19 अप्रैल को हो चुकी है, जो त्रिपुरा वेस्ट में थी, और अब पूरी तैयारी है त्रिपुरा ईस्ट की पोलिंग की, जो कि 26 तारीख को है। और फिलहाल हमारे साथ इलेक्शन कमीशन सीईओ त्रिपुरा श्री पुनीत अग्रवाल जी हैं। त्रिपुरा वेस्ट के इलेक्शंस की बात करते हैं और जिस तरीके का टर्नआउट रहा, क्या चैलेंजेस थे आप लोगों के लिए यहाँ पे पोलिंग कराना, और यहाँ की स्थिति को देखते हुए क्या क्या मुश्किलें आपने फेस की? त्रिपुरा में एक्चुअली जो लास्ट इलेक्शन हुए थे लोकसभा में 2019 में, उस समय हमारे यहाँ 168 पोलिंग स्टेशन में रीपोल हुआ था। उस समय वायलेंस को लेके त्रिपुरा काफ़ी न्यूज़ में आया था। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि कैसे हम वायलेंस फ्री पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट कराएं। उसके लिए हम लोगों ने पहले इंश्योर किया कि जो पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें जो वेबकास्टिंग की फैसिलिटी रहे, मतलब सभी पोलिंग स्टेशंस में लाइव वेबकास्टिंग के थ्रू हम देखें कि वहाँ इलेक्शन पीसफुल वे में हो रहा है। और सिक्योरिटी फोर्सेस उसको हमें कैसे हम बेस्ट ऑप्टिमल वे में यूज़ करें, उसके लिए हमें टोटल 100 कंपनीज मिली। 85 में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, तो उनको हमने इंश्योर किया कि हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की प्रेजेंस रहे, ताकि जो वोटर्स हैं उनको एक कॉन्फिडेंस रहे कि फोर्सेस हैं जो न्यूट्रल इम्पार्शियल वे में उनको सिक्योरिटी प्रदान कर रही हैं। इससे लोगों के बीच हमने ये भरोसा कायम करने का प्रयास किया कि वो बिना किसी भय के अपनी स्वेच्छा से वोट देने के लिए मतदान केंद्र तक आए। और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं दिखा, जब हमने देखा त्रिपुरा वेस्ट में अच्छी खासी वोटिंग हुई है, 80% से ज्यादा हुई है। त्रिपुरा ईस्ट के लिए अब कैसी तैयारी है? ईस्ट में भी और चैलेंजेस हैं हमारे जो ईस्ट में अगर हम देखेंगे, वेस्ट एक्चुअली 2 डिस्ट्रिक्ट्स को 4 डिस्ट्रिक्ट में आता है, मेनली स्टेट जो कैपिटल है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है वो, एंड उसके साथ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, उसमें मेन कवरेज आता है। हमारा जो ईस्ट वाली सीट है, जो सेकंड त्रिपुरा की सीट है जो पोलिंग में जाएगी, उसमें 6 स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं आउट ऑफ टोटल 8, और वो डाउन नॉर्थ से लेकर अप डाउन साउथ तक पूरा एरिया कवर करता है। तो उसमें चैलेंजेस हैं कि हमारी टोटल पोलिंग स्टेशन काफ़ी स्प्रेड आउट हैं, और उसके लिए हमें वहाँ तक पोलिंग पार्टीज को लेके जाना और उनमें फोर्सेस डिप्लॉय करना, वो एक चैलेंज है। और इस एरिया में मेनली ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। त्रिपुरा में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो उनके एरियाज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा आते हैं। तो उसको भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कैसे ट्राइबल नॉन ट्राइबल मिक्स में भी हम पीसफुल इलेक्शन इंश्योर करा पाए। तो ये सुना आपने श्री पुनीत अग्रवाल, जो कि है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इलेक्शन कमीशन त्रिपुरा के। त्रिपुरा ईस्ट में अब इलेक्शन होने जा रही है, जो कि 26 तारीख को है, और उसको लेकर इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारी है। वोटर्स में अवेयरनेस भी क्रिएट की जा रही है और एक्साइटमेंट भी साथ साथ क्रिएट की जा रही है। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ दीपिका, डीडी न्यूज त्रिपुरा। और आइए बिहार की बात करते हैं। बिहार के सीमांचल क्षेत्र की कटिहार लोकसभा सीट इस बार चर्चे के केंद्र में है। इस बार कटिहार लोकसभा सीट पर जेडीयू और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। एनडीए गठबंधन की ओर से जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी से विशेष बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। सीमांचल के एक महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र कटिहार में अभी हम मौजूद हैं, और कटिहार में जनता दल यूनाइटेड, या यूं कहें कि एनडीए ने दुलाल चंद्र गोस्वामी पर एक बार फिर भरोसा जताया है। हमारे साथ दुलाल चंद्र गोस्वामी अभी खास बातचीत के लिए हैं। गोस्वामी जी, जनता आपको दोबारा मौका दे तो क्यों मौका दे? कौन सी ऐसी उपलब्धि है जो आप जनता के बीच गिना रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं? नहीं, पिछले 5 वर्षों में कटिहार में हम लोगों ने विकास का काम को आगे बढ़ाया, क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है, और बिहार में पिछले 18 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से बिहार के गांव से लेकर शहर तक
जो है काम करने का काम किया, चाहे सड़क निर्माण का काम हो, आधारभूत संरचना को चेंज करने का हो, तो उसका भी प्रभाव समाज में है। सीमांचल का जो इलाका है बहुत महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है, लेकिन पिछड़ा हुआ इलाका है। आपने अपनी उपलब्धियों के जरिए, अपने काम के जरिए जनता के दिलों पर राज करने की कोशिश की। तेजस्वी यादव पूर्णिया में कैंप करेंगे, लगातार इस क्षेत्र में आ रहे हैं, और जो महागठबंधन के लोग हैं वो कहते हैं कि कटिहार में कोई विकास का काम हुआ ही नहीं। उसको कैसे काउंटर करेंगे दुलाल चंद गोस्वामी? उनको दिखाने का हमको क्या जरूरत है? कटिहार की जनता देख रही है कि गंगा जी में सेतु बन रहा है, कटिहार के लोग देख रहे हैं गौशाला में आरओबी बन रहा है। जिस समय इन लोग को मौका मिला वो लोग काम किए नहीं। जिस प्रत्याशी के लिए वो लोग घूम रहे हैं वो कुछ बता नहीं सकता है कि कटिहार में 5 कौन सा काम किया। दुलाल चंद गोस्वामी जो जेडीयू के कटिहार से प्रत्याशी हैं, निवर्तमान सांसद हैं, उन पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर भरोसा जताया है, और वो कहते हैं कि तारिक अनवर जो उनके खिलाफ चुनाव मैदान में है, उनसे कोई पूछे कि कटिहार के लिए उन्होंने 5 कौन बड़ा काम किया है। कैमरामैन ललित के साथ कटिहार बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और वहीं कभी कांग्रेस का गढ़ रहे पूर्णिया लोकसभा सीट पर बीते 20 साल से एनडीए का कब्जा रहा है। 2 बार से जेडीयू के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा पूर्णिया सीट पर जीतते आ रहे हैं, और इस बार भी जेडीयू ने उनको फिर से मौका दिया है। पूर्णिया में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान है। पूर्णिया में मुकाबला त्रिकोणीय है। एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। देखिए। संतोष जी, ये बताइए, क्या तीसरी बार आप हैट्रिक लगा पाएंगे? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, माननीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से बड़े अंतर से पूर्णिया की जनता चुनाव जीतेगी, एनडीए चुनाव जीतेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आप 2 बार सिटिंग सांसद रहे हैं। कई मौक़ों पे ये बोला गया है कि जनता बोलती है कि आप क्षेत्र में कम जाते हैं। हम लोग का क्षेत्र लोकसभा बड़ा होता है, और हम लोग सदन जब चलता है तो दिल्ली रहते हैं, और सदन के बाद कंप्लीट रूप से हम लोग क्षेत्र में रहते हैं और पूर्णिया रहते हैं। जिस तरीके से 10 वर्षों में पूर्णिया का हमने विकास किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नेता नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, कई संस्थाएं, देश का सबसे पुराना जिला पूर्णिया, लेकिन यहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज विश्वविद्यालय हो गया। और भी हाल के दिनों में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ। 500 बेड का मेडिकल कॉलेज, और 100 उसमें मेडिकल के स्टूडेंट भी पढ़ेंगे। पासपोर्ट कार्यालय हम लोगों ने खुलवाने का काम किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये सारे काम हो पाए। और सड़क, बिजली, ये तो आप कॉमन सी बात हो गई। आप देख रहे हैं कि एकदम पूर्णिया से अब झारखंड जाने के लिए 4 लेन एक्सप्रेसवे बन गया, जो 2500 करोड़ की लागत से, उसमें गंगा में ब्रिज बन रहा है। तो यहाँ से पूर्णिया से झारखंड साहबगंज जाने 1 घंटे में हम चले जाएंगे। रेल के क्षेत्र में भी अभी हाल के दिनों में पटना के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं थी। अब एक ट्रेन शाम को यहाँ से खुलती है जो पटना 4 बजे सुबह पहुँचा देती है। और हमारा पूर्णिया का वायु सेवा बहाल करना है, तो उसमें जो अभी टर्मिनल में लैंड एक्विजिशन का काम हो गया है, डीपीआर का टेंडर हो गया है। अब जो है कि वो जैसे ही उसका चुनाव आचार संहिता खत्म होगा, मुझे लग रहा है कि टर्मिनल बिल्डिंग और उसके सारे टेंडर्स होंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी हैं तो 2025 तक पूर्णिया से एयरपोर्ट भी चालू हो जाएगा। तो ये थे संतोष कुशवाहा, जिन्होंने कहा कि जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी इस बार टूटेगा, और रिकॉर्ड मतों से वो फिर एक बार विजय होंगे। ये उनका एक तरह से आत्मविश्वास है। और निश्चित तौर पे पूर्णिया एक हॉट सीट है, त्रिकोणीय मुकाबला है, और सीमांचल का ये क्षेत्र एक तरह से जो बिहार की एक प्रमुख लोकसभा क्षेत्र भी है। कैमरामैन पीयूष के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़ पूर्णिया। और अब की बार पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला है। महागठबंधन से आरजेडी की उम्मीदवार हैं बीमा भारती। बीमा भारती पहले जेडीयू में थी और 5 बार की विधायक रही हैं। पहली बार लोकसभा से किस्मत आजमा रही बीमा भारती से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। बिहार का पूर्णिया लोकसभा सीट इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, और यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है।
5 बार की विधायक और पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रही हैं राजद के टिकट से बीमा भारती जी। बीमा जी, कितना बड़ा चुनौती है ये सीट, क्योंकि पप्पू यादव एक तरफ हैं, दूसरा 2 बार के सांसद संतोष कुशवाहा जो पहले आप ही के साथ जदयू में थे, कितनी बड़ी चुनौती आप मानती हैं? मुझे नहीं लगता है कि पूर्णिया में कोई चुनौती है, कहीं से चुनौती नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, सब जगह गांव ग्राम सब जगह गली मोहल्ला में जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप पप्पू यादव को बोले कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और महागठबंधन को हराने के लिए खड़े हुए हैं, इसके पीछे क्या सोच है आपको? क्या आपको डर है कि उसे वोट में संधमारी होगी? बिल्कुल नहीं होगा। आज सब लोग जो है कि अब जग चुका है, वोटर जो है कैंडिडेट से ज़्यादा वोटर जो है कि सजग हो चुका है। जो हमारे मतदाता है वो सब चीज़ समझने लगा है, सब समझ रहे हैं कि कहाँ हमको वोटिंग करना है, तो इसलिए कहीं कुछ नहीं है। ज़रूर हम कहे हैं जिस तरह से कांग्रेस में अपना पार्टी को विलय किया है और उसको तो लगना चाहिए कि जो महागठबंधन में निर्णय हुआ उसके साथ रहना चाहिए। इतना ही शुभचिंतक थे राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, तो उसका जो देश का लड़ाई है यह पूर्णिया की लड़ाई नहीं है, तो उसको देश के साथ रहना चाहिए, पार्टी के साथ रहना चाहिए, ना कि निर्दलीय से नॉमिनेशन करना चाहिए। क्या मुद्दे हैं आपके? अगर आप सांसद बनती हैं तो क्या आपको की प्राथमिकता होगी और किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रही हैं? ये पूरे कोसी सीमांचल में जो है कि सबसे बड़ी मुद्दा है कि यहाँ पर जो है जितने भी हमारे व्यवसायी है जो बाहर काम करते हैं, आते हैं जाते हैं, बहुत कठिनाई होती है जाने में। आप सोचिएगा कि हम तुरंत पटना पहुँचेंगे तो नहीं पहुँच पाइएगा, तो यहाँ पर एयरपोर्ट का है, सबसे मुद्दा बड़ा एयरपोर्ट का है। यहाँ पर जो है कि कोई भी अभी बड़े उद्योग बड़े पैमाना पर जो है लगना चाहिए। जो हमारे गरीब लोग जो है पलायन करते हैं बाहर, अपने बाल बच्चे को छोड़ करके जाना पड़ता है, तो उसका जो है कि यहाँ पर नहीं मिलने के कारण लोग बाहर जा रहे हैं। तो मेरा रहेगा कि यहाँ बड़ा उद्योग लगे। कनेक्टिविटी को लेकर के उन्होंने कहा कि बहुत लंबे अरसे से पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग रही है और आरजेडी के मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र किया गया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कैमरामैन पीयूष के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, पूर्णिया। और विपक्षी गठबंधन से जुड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के एक बयान से इंडी गठबंधन के आत्मविश्वास पर सवाल उठने लगे हैं। बिहार के पूर्णिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव पर निशाना साधने की कड़ी में कह डाला कि जनता दोनों गठबंधन में से किसी एक को वोट करे। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार बीमा भारती के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा कि ये 2 विचारधारा की लड़ाई है, इंडी और एनडीए। उन्होंने कहा कि ये आपको तय करना होगा कि आप इंडिया को चुनना चाहते हैं या एनडीए को। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये 2 धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा मंच से। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच बढ़ी गर्मी ने मतदाताओं में पोलिंग कर्मियों के लिए चिंताएं भी पैदा कर दी हैं। देश के कई इलाकों में तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है और ऐसे में मतदाताओं की सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर लू से होने वाले खतरे को कम करने के उपायों पर चर्चा की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में सियासी पारा चढ़ने के साथ साथ गर्मी भी बढ़ती जा रही है। देश के कई राज्यों में गर्मी और लू का प्रकोप देखा जा रहा है। कई ऐसे शहर हैं जहां आने वाले समय में मतदान भी होने हैं। कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान और लू चलने के पूर्वानुमान के बाद चुनाव आयोग ने मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान लू से होने वाले खतरे को कम करने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में भारतीय मौसम विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक ने कहा कि विभाग जनता के साथ ही राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर चुनाव आयोग को भी मौसम का पूर्वानुमान जारी कर रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ लगातार टच में है और हम सीजनल फोरकास्ट से शुरू करते हुए मंथली फोरकास्ट, वीक वाइज फोरकास्ट
और एवरीडे फोरकास्ट हम इशू कर रहे हैं। पब्लिक तो इशू हो रहा है, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ये इशू हो रहा है नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी। देखिए, ये तो फेज वाइज इलेक्शन सभी जगह चल रहे हैं। हम फेज वाइज कहाँ कहाँ इलेक्शन ड्यू है सभी जगह के लिए हम पूर्वानुमान जारी कर रहे हैं। देश में 7 चरणों में होने वाले मतदान में अभी 6 चरण बाकी है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही आईएमडी ने अप्रैल से जून के बीच गर्मी के एक मौसमी आउटलुक जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिकतम तापमान रहने की संभावना है। विशेष रूप से मध्य भारत और पश्चिमी प्रायद्वीप भारत में इसकी उच्च संभावना है। चुनाव आयोग मतदाताओं, राजनीतिक दलों और चुनाव ड्यूटी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए चुनाव में उपयुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। ऐसे में चुनाव आयोग की कोशिश है कि लोग लोकसभा चुनाव के दौरान भीषण गर्मी होने के बावजूद मतदान के लिए बाहर निकलें और गर्मी से सुरक्षित भी रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश के पूर्वी क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले 5 दिन के दौरान गांगेय पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में लू चलेगी और आज और ओडिशा में कल भीषण गर्मी पड़ेगी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अगले 5 दिन के दौरान कई स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। वहीं झारखंड में 25 अप्रैल को तेज गर्मी होगी। इन क्षेत्रों में बीते कल अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक रहा। पूर्वोत्तर भारत के लिए 24 अप्रैल तक आंधी तूफान के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया गया है। असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। फिलहाल बिहार, झारखंड और ओडिशा के अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तटीय के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। उधर मैदानी इलाकों में उच्चतम तापमान सबसे अधिक झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के वहरागोड़ा में 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी की संभावना है। भारत आज वैश्विक पटल पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और इस दिशा में क्षमता निर्माण आयोग यानी सीबीसी अमृत ज्ञान कोश विकसित कर रहा है, जो लोक प्रशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं में से एक है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा ने ये बातें सिविल सेवा की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं पर आयोजित एक सेंट्रल ट्रेनिंग प्रशिक्षण संस्थान कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा। इस दौरान पीके मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत आज सामाजिक आर्थिक विकास के साथ ही वैश्विक पटल पर मजबूती से अपनी पहचान कायम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि इसे हासिल करने के लिए जरूरी है कि सिविल सेवकों को सार्थक परिवर्तन लाने, सुशासन के सिद्धांतों को बनाए रखने के साथ ही नागरिकों को कुशल और प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना होगा। पीके मिश्रा ने कहा कि सरकार का ध्यान सुशासन, नागरिकों के कल्याण, भविष्य की तैयारी करने और अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने पर है। इस मौके पर पीके मिश्रा ने कहा कि डिजिटल क्रांति ने सरकारी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के काफ़ी अवसर प्रदान किए हैं। ऐसे में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल क्लासरूम के से लेकर डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने की ज़रूरत है। कर्नाटक सरकार इन दिनों राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कटघरे में है। हुबली के एक कॉलेज परिसर में कर्नाटक कांग्रेस की पार्षद की बेटी की हत्या के बाद राज्य में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्षद को अपनी ही सरकार और कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। मामला तूल पकड़ते देख कर्नाटक सरकार ने हुबली के नेहा मर्डर केस की जांच सीआईडी को सौंपने का फैसला किया है। साथ ही एक स्पेशल कोर्ट का भी गठन किया जाएगा। वहीं एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने से लोक सकते में है। कर्नाटक में कानून व्यवस्था ध्वस्त, बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के हुबली में एक कॉलेज परिसर में कर्नाटक कांग्रेस के पार्षद की बेटी की हत्या के बाद राज्य में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक में कानून व्यवस्था चरमराई।
कर्नाटक के हुबली के कॉलेज परिसर में हुई नेहा की हत्या पर हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद और नेहा के पिता निरंजन हिरमेत को अपनी ही पार्टी की सरकार पर भरोसा नहीं रहा और पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की। ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं 8 लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मेरे को खुला नाम भी दिया मैंने, एक आदमी को भी सिंगल नहीं पकड़ा। मेरा केस उसको उल्टा करने का देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ या आपसे नहीं होता है तो सीबीआई को दो। मैं किसको मांग करना, आज देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फिर यहाँ काम नहीं हुआ तो ऊपर तो पूछना है ना मैंने। कर्नाटक सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है कि कांग्रेस के लोगों को ही प्रदेश में इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन कांग्रेस सरकार बचाव की मुद्रा में है। ये ऐसी वारदात थी कि किसी भी आम नागरिक का दिल दहला दे। पूरा देश एकजुट हो गया। नेहा के पिताजी स्वयं कह रहे हैं कि मुझे कर्नाटका में जो तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस सरकार है, इस पे भरोसा नहीं है। We don't mind, let them hand over, let them do whatever they want. They are not eligible. Karnataka government will deal it with its own way. There is no question of it. कर्नाटक में इन दिनों कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। बीते दिनों प्रपोजल ठुकरा देने पर बीवीबी कॉलेज कैंपस में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरमेत की बेटी नेहा की फयाज नामक उसके पूर्व क्लासमेट ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। छात्रा की हत्या के बाद हर वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेलगावी में एक शादीशुदा हिंदू महिला की निजी तस्वीरों का इस्तेमाल कर ब्लैकमेल करके इस्लाम धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करने और बलात्कार का मामला सामने आया है। पेशे से व्यापारी आरोपी की पत्नी भी अपने पति के गुनाह में शामिल है। आदरे नानेनंदे ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ जब मैं एक किराना दुकान पर काम कर रही थी तो वो मेरा पीछा करता था। वो मिलनसार था। फिर उसने मुझे अपनी पत्नी से मिलवाया और बाद में वो मुझसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। उसकी पत्नी ने भी इसमें मदद की और उसने रफ़ीक को मुझसे बात करने और उसके साथ बाहर जाने और ज़बरदस्ती संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे अज्ञात स्थान पर हिरासत में लिया गया और नमाज पढ़ने के लिए कहा गया। उन्होंने मेरा मंगलसूत्र उतरवा दिया और बिंदी पहनना भी बंद करने को कहा। फिर उसने मेरी अंतरंग तस्वीरें ले ली जिनका इस्तेमाल वो ब्लैकमेल करने के लिए करता था और मांग करता था कि मैं धर्म परिवर्तन कर उनकी तरह रहने लगूं। हालांकि बेलगावी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पूरे मामले में बलात्कार के आरोप की पुष्टि नहीं कर रही है। एक के बाद एक संगीन वारदातों के बाद कर्नाटक सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कटघरे में है। आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है, जिसके बाद 23,000 से अधिक शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इस मामले पर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए इस्तीफे की मांग की है। ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 के एसएससी भर्ती के पूरे पैनल को अमान्य घोषित कर दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अवैध रूप से प्राप्त सभी नौकरियां रद्द कर दी। अदालत ने सख्ती बरतते हुए कहा कि जो लोग लंबे समय से अवैध तरीके से काम कर रहे हैं उन्हें 6 सप्ताह में ब्याज समेत वेतन लौटाना होगा। इसके तहत 23,000 से ज्यादा नौकरियां रद्द कर दी गई हैं। इस भर्ती में पैनल पर करीब 5 से 15 लाख रुपए घूस लेने के आरोप हैं। वहीं सीबीआई इस मामले में जांच जारी रखेगी, जिसमें सीबीआई किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। कलकत्ता हाईकोर्ट का जज जस्टिस देवांशु बोसाक एंड जस्टिस सब्बा रशीदी का बेंच 2016 का जो ग्रुप सी, ग्रुप डी, 9, 10, 11, 12 स्कूल सर्विस कमीशन का जो परीक्षा हुआ था, नौकरी रिक्रूटमेंट हुआ था, उसका पूरा कैंसिल किया है। जो इलीगल अपॉइंटी है उसका पूरा सैलरी जो है उसको वापस करना पड़ेगा। ममता बनर्जी को पड़ सकती है दोहरी मार, क्योंकि जिनको घूस लेकर नौकरी दी वो अब न केवल सड़क पर है बल्कि वे साजिशन अपराधी बना दिए गए हैं। इन 24,000 लोगों को 12% ब्याज समेत सारी तनख्वाह अब लौटानी होगी, जिसका बोझ इन हजारों परिवारों को अब झेलना होगा।
वहीं जिन लाखों उम्मीदवारों ने भ्रष्टाचार के कारण ईमानदारी से चुने जाने का अवसर खो दिया, वो भी ममता बनर्जी से खार खाए हुए हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में आए कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बीजेपी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि अब तक ममता बनर्जी अपने भ्रष्ट नेताओं और मंत्रियों को बचाती नजर आती थी, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले ने अब उन्हें ही बेनकाब कर दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के स्लीपर सेल की असली सरगना ममता बनर्जी को बताते हुए इस्तीफे की मांग की है। कलकत्ता हाई कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट आया। वेस्ट बंगाल के करप्शन के स्लीपर सेल का सही सरगना, जो असल सरगना है ममता बनर्जी, वो पूरे तौर से बेनकाब हो गई है। ममता बनर्जी को ऐसे बड़े करप्शन में, जहां पर हाई कोर्ट के भी फैसले आ गए हैं और हाई कोर्ट जजमेंट ने पूरे तौर से उनको एक्सपोज कर दिया है, ऐसे में ममता बनर्जी को आज इस्तीफा देना चाहिए। गौरतलब है कि साल 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। ये भर्ती सरकारी स्कूलों के लिए थी। इसके जरिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों का चयन होना था। इस भर्ती में अनियमितता के आरोप लगे और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। इस मामले में घोटाले को लेकर कई याचिकाएं दायर की गईं और कोर्ट ने सभी पर एक साथ सुनवाई की। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की और पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता स्थित आवास से ईडी को 21 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपए से अधिक के आभूषण मिले थे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के कुछ पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया। प्रसन्नजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने रोजाना डॉक्टर से परामर्श की अनुमति मांगी थी। अदालत ने कहा कि यदि केजरीवाल को जेल से विशेष मेडिकल परामर्श की जरूरत होती है तो तिहाड़ जेल अधिकारी एम्स के डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड गठित कर सकते हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में कहा कि तिहाड़ जेल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरी होगा तो ये मेडिकल बोर्ड डाइट और एक्सरसाइज प्लान भी देगा। जरूरत होने पर मेडिकल बोर्ड अरविंद केजरीवाल से व्यक्तिगत रूप से जेल में मिलकर उनकी जांच कर सकता है। फिलहाल केजरीवाल को घर से बना खाना मिलता रहेगा, लेकिन ये खाना उनके प्राइवेट डॉक्टर के डाइट चार्ट और 1 अप्रैल को दिए गए आदेश के मुताबिक होगा। बाद में उनका खाना मेडिकल बोर्ड की तरफ से सुझाए गए डाइट प्लान के अनुसार होना चाहिए। जेल अथॉरिटी सुनिश्चित करेगी कि केजरीवाल को मिलने वाला खाना डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक हो। अगर केजरीवाल इसका पालन नहीं करते तो जेल अथॉरिटी इसे तुरंत कोर्ट के संज्ञान में लाए। एम्स का मेडिकल बोर्ड जल्द से जल्द कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। रिपोर्ट में बोर्ड इस पर भी अपनी राय देगा कि क्या केजरीवाल को अभी इंसुलिन की जरूरत है या नहीं। तिहाड़ जेल अथॉरिटी अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट हर 15 दिन में कोर्ट को भेजेगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तथा भारतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण प्रदान किया। समाजसेवी विंदेवेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और गायिका उषा उथुप को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके अलावा समाज सेवी डॉक्टर सीताराम जिंदल, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को भी पद्म भूषण से नवाजा गया है। देश में पद्म पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है। और पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद स्वामी चित्तरंजन देव वर्मा ने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है कि सरकार ने इस पुरस्कार के लिए उस व्यक्ति का चयन किया जो वर्षों से अपने धर्म की रक्षा में लगा हुआ है। मुझे अवार्ड दिया था, मैं अपना धर्म को रक्षा करने के लिए। त्रिपुरा में धर्मांतर हो रहा है तो उसको रक्षा करने के लिए, अपना धर्म को रक्षा करने के लिए अत्र इलाका जो पहाड़ इलाका में जो गरीब बच्चे लोगों को शिक्षा, अपना धर्म का शिक्षा, पढ़ाई का शिक्षा
आश्रम, हॉस्टल और स्कूल, उसके लिए मैं गरीब लोगों को सेवा करता हूँ। उस सेवा का माध्यम से, अपना धर्म रक्षा का माध्यम से वो मुझे पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ध्रुपद विधा में सराहनीय कार्य के लिए लक्ष्मण भट्ट तेलांग को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरे पिता ने हमेशा कला की सेवा की। आज इस पुरस्कार के मिलने के बाद कला ध्रुपद क्षेत्र के सभी लोग उत्साहित हैं। मेरे पिताजी का नाम पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग और उनको ध्रुपद विधा के लिए ये पुरस्कार मिला है, पद्मश्री। और 96 की एज तक पिताजी मतलब इस विधा को लेके नए क्रिएटिव काम भी करते रहे और इस समय सीनियर मोस्ट में से ध्रुपद के थे और देश विदेश के सभी समारोहों में करीब करीब उन्होंने हर जगह शिरकत की, हिस्सा लिया और देश विदेश में उनके सैकड़ों शिष्य शिष्याएँ हैं। वनस्थली विद्यापीठ में 50 साल उन्होंने टीचिंग लाइन में पढ़ाया, बच्चों को, शागिर्दों को तैयार किया और हर विधा के हरफन मौला पिताजी थे हमारे। और वहीं कला के क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों के लिए हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार को आभार जताते हुए कहा, बिना मांगे जो चीजें मिलती हैं उसकी खुशी कुछ और ही होती है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला है। फ़ोन आया उस समय तो बहुत खुश हुए, पूरा परिवार खुश हुआ कि ये तो सोच भी नहीं सकते कि आपको ये अवार्ड मिलेगा, लेकिन पूरे घर के सब प्रसन्न हुए और मैं भी बहुत खुश हुआ हूँ। ये पद्मश्री अवार्ड मिला है जी मेरे को और मुझे बहुत खुशी हुई है। पंजाब में हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जितनी खुशी हुई है मुझे लगता है और किसी को नहीं होगी और हम सब पंजाबी बहुत खुश हैं इस अवार्ड से, पंजाब पद्मश्री अवार्ड से। मेरे को लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड में मिला। मैं भगवत गीता को बंजारा लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया था, 701 श्लोका से ट्रांसलेटेड इन बंजारा बोली एंड 500 सॉन्ग्स बंजारा सॉन्ग्स लिखा था वो एजुकेशन के लिए, उसके लिए मेरे को एक मुझे लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में अवार्ड मिला है। मेरी वाबस्तगी उस इदारे से अंजुमन इस्लाम जो 150 साल से तालीम के मैदान में काम अंजाम दे रहा है और इस इंस्टीट्यूशन की खूबी ये है कि वुमेन पावर एम्पावरमेंट एट इट्स बेस्ट, जेंडर इक्वालिटी। तो हमारा नारा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बसाओ। ये हम कई सालों से करते आए हैं। मुझे बहुत कुछ हुआ कि मेरा काम को लोगों ने जानने लगा है कि मैं सच में कुछ काम कर रही हूँ लोगों के लिए, क्योंकि मेरा काम सच में कुछ मैनकाइंड के लिए कुछ असर हो रहा है। मैं सोचने लगा कि मैंने जितना तकलीफ से काम किया हो, मेहनत से किया हो, तरफ के काम किया हो, शायद अभी रिजल्ट मिला हो। मैंने अपना समय को बहुत सलाम दिया हो, अभी समय भी मुझे सलाम देने लगा है, क्योंकि मैंने ये काम मैं कुछ पाने के लिए नहीं किया, मैं अपना कर्म समझ के किया। लोगों का भलाई हो, सबका भलाई हो। Because I was really delighted in a sense that whatever we are working, so it was a teamwork. Italia alone can't do anything, so it was a teamwork. और जो मेरे ट्रस्टीज थे, मेरे साथी जो कार्यकर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। It is an appreciation of the teamwork rather than only Italia. So it was a very, I was very happy. खुशी बहुत है इस बात की, क्योंकि जो चीज़ ना मांगने से मिले ना, उसकी पाने की खुशी और ही है। मैंने कभी भी ज़िंदगी में अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांगा, जो भी मांगा दूसरों के लिए। वेरी हैप्पी बिकॉज इतना सम्मान, इतनी इज्जत जब किसी को भी मिले, हैप्पीएस्ट मोमेंट। मैंने सपने में भी अपेक्षा नहीं की थी कि मुझे इस प्रकार का पुरस्कार मिलेगा, लेकिन जब पूछा गया कि भाई ऐसा सोचा जा रहा है तो आपको ये मंजूर है क्या, तो मैंने तुरंत कह दिया कि हाँ मुझे मंजूर है। और इसलिए
ऐसी अच्छी खबर अचानक जब आती है तो जो आनंद होता है वो आप परीक्षा को बैठते हैं और फिर रिज़ल्ट अच्छा आता है, उसमें और इसमें बड़ा अंतर है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पर पहुंचे। रक्षा मंत्री ने सियाचिन बेस कैंप में युद्ध स्मारक पर सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर तैनात सशस्त्र बल के जवानों से भी मुलाकात की। उन्होंने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और देश की रक्षा में तैनात रहने पर उनकी सराहना की। रक्षा मंत्री ने सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सेना द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन मेघदूत की सराहना की। साथियों, ये एक सुखद संयोग है कि अभी पिछली 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे हुए हैं और 13 अप्रैल 1984 के दिन भारतीय सेना ने एक ऐसा सैन्य अभियान चलाया जिसकी मिसाल आज दुनिया में दी जाती है। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सैन्य इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो बीते 4 दशक से एक एक भारतीय को रोमांचित कर रहा है। सियाचिन में चला ऑपरेशन मेघदूत की सफलता हम सभी भारतीयों के लिए मैं मानता हूं कि एक गौरव का यह विषय है। और केदारनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर के बाद अब बारी है मिर्जापुर के विंध्य कॉरिडोर की। विकास के साथ विरासत को संभालने की इस श्रृंखला में मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल में तीर्थ यात्राओं की संख्या में 2 से 3 होने का इजाफा हुआ है और इसके पीछे की वजह है यहां पर निर्माण कराया जा रहा नवीन विंध्य कॉरिडोर, जिसने न सिर्फ तीर्थयात्रियों के दर्शन को और भी सुगम बनाया है बल्कि आसपास के इलाकों में आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने में मदद की है। लेकिन क्या 2024 के आम चुनाव में यह मुद्दा बनेगा, समझने की कोशिश की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। इस वक्त हम आ चुके हैं मां विंध्यवासिनी के धाम, जो कि विंध्याचल के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि जनपद का नाम मिर्जापुर है और कहते हैं कि मीर मतलब समुद्र, जा जो उत्पन्न हुई उनका पुर यानी महालक्ष्मी का पुर। और ये जो मंदिर है विंध्यवासिनी मां का मंदिर है, यहाँ पर भी जो कॉरिडोर के निर्माण से आने जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। ये तो ऐसा क्षेत्र है कि देश के कोने कोने से लोग आते हैं, तो आप लोगों को किस तरह का माहौल दिख रहा है? बहुत अच्छा है। अभी जो वर्तमान में केंद्र में सरकार है मोदी जी की, आप देखिए यहाँ माँ के यहाँ हम लोग आते थे, बहुत परेशानी होती थी। आज कितना बदला हुआ नज़ारा है और बहुत अच्छा रहेगा। आप पहले भी आई होंगे यहाँ पर, कितना बदलाव हुआ है और चुनाव में ओवरऑल क्या लग रहा है? पहले नहीं, मैं बार बार आती हूँ, हर महीने में आती हूँ और बहुत बदलाव है, बहुत अच्छा है। बहुत आराम से दर्शन होता है, इतना धक्कम धुक्की नहीं होता है। कितना खूबसूरत नज़ारा हो गया माता रानी का। रोड बहुत अच्छा हो गया। रोड पहले की सरकार में रोड बहुत ख़राब था, ये आने में बहुत कष्ट होती थी, लेकिन अब बहुत आराम है, हम लोग बहुत खुश हैं। लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है तो हम लोग उसी पे सवाल कर रहे हैं कि भाई लोगों के मन में है क्या? ऐसा है कि आवश्यकताएं तो कभी कम नहीं होती, जितना भी करिए कम ही है। अपेक्षाएं लोगों की मोदी जी से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो कितना ही काम करेंगे तो कुछ न कुछ तो कमियां रहेंगी ही। मेरे हिसाब से अगर ये 5 साल और मिलता है तो काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा यहाँ भारत में। भ्रष्टाचार पे प्रहार तो बड़ा हो रहा है, लेकिन अभी निचले स्तर पे जो अधिकारी वर्ग है, जिसको लगाम कसने के लिए जो हमारी स्टेट की सरकारें हैं, उनको काफ़ी ध्यान देना होगा। अब अकेले मोदी जी तो वहाँ से नीचे तो नहीं देख सकते ना। तो उम्मीद मिर्ज़ापुर से भी यही है कि वो विकास के लिए लोग वोट करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने समय पर, मतदान के समय घर से बाहर निकलें और जाकर के अपने चुनाव के जो अधिकार है उसका प्रयोग ज़रूर करें। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, विंध्याचल, उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।